फोटो सेशन, मीडिया की अनाप-शनाप बातें और कड़वी सच्चाइयों से भरा एक हफ्ता। प्रधानमंत्री नेतन्याहू वॉशिंगटन रवाना हुए, जहां उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ने वाली 7वीं यात्रा और ट्रंप से 8वीं मुलाकात की। हाथ मिलाने के दृश्य तस्वीरों के लिए तैयार थे, जबकि बैठकें बंद दरवाजों के पीछे हुईं। रिपोर्टरों से कम बातचीत हुई और ओवल ऑफिस का मीडिया शो भी सीमित रहा। हम जो नहीं जानते वो हमारे ज्ञान से कहीं अधिक है। इससे मुख्य धारा की मीडिया के पास अपनी कल्पना पर आधारित तथ्यों के रूप में पेश की गई अपनी सामान्य अटकलों के अलावा और कुछ भी देने को नहीं बचा, जिससे हमें टिप्पणीकारों और रिपोर्टरों की पूर्व धारणाएं ही मिलती हैं। इन दो कौड़ी के टिप्पणीकारों द्वारा बताई जा रही सभी बातों में से मैंने केवल इसी बात को ध्यान में रखा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, यह अमेरिका के राष्ट्रपति से मेरी सबसे बेहतरीन बातचीतों में से थी। ये शानदार था। वो हमारी बेहतरीन मुलाकातों में से एक थी। मैं हमेशा आलोचकों को निराश करना पसंद नहीं करता, जो कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं। हमारे गठबंधन में दरारें, और जो वे पाते हैं जैसे आज, वो है एक ग्रेनाइट की दीवार। आप जानते हैं, मेरे लिए ये दो उद्धरण सबसे अच्छा संकेत हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। वॉशिंगटन में एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि ट्रंप ने बैठक में किसी भी क्षेत्र से इजरायली वापसी नहीं मांगी। एक वरिष्ठ अधिकारी जो बैठक के विवरण जानते हैं ने कहा, अमेरिका और इजरायल की साझेदारी अब पहले से ज्यादा मजबूत है। मीडिया दशकों से ऐसे पश्चिमी नेताओं का आदी है जो उनकी खुशामद करते हैं, उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं और तुरंत जवाब मांगते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू वैसे काम नहीं करते। वे मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप उनका फायदा उठाते हैं और उन्हें अपने हिसाब से चलाते हैं। सबसे अच्छा है इंतजार करें और देखें क्या होता है। यही कड़वी सच्चाइयां सामने आएंगी। मित्र राष्ट्रों की वॉशिंगटन डीसी बैठक के दौरान ईरान ने अपना संदेश भेजा। राजनीतिक घोषणाओं के बीच ईरान ने मंगलवार रात फिर जॉर्डन में अमेरिकी लक्ष्यों पर हमला किया। इसी कारण वॉशिंगटन उसी पर ध्यान दे रहा है जिस पर तेहरान उसका ध्यान टिकाए हुए है, यानी होर्मुज, जलडमरू मध्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव। ईरानी अमेरिकी लोगों को टाल मटोल और थकावट के कठिन रास्ते पर घसीट रहे हैं, चाहे वो जमीन पर हो या बातचीत के मैदान में। ईरानी मानते हैं कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने हिसाब से चला रहे हैं, जैसा यूक्रेनियों ने पहले ही एक और महाशक्ति रूस के साथ किया था। तेहरान ने एक समन्वित बैलिस्टिक मिसाइल हमला शुरू किया, जिसमें सीधे अमेरिकी बलों और जॉर्डन में एक एयरबेस को निशाना बनाया गया। अगर कोई अब भी इस उम्मीद से चिपका हुआ था कि वॉशिंगटन की रूपरेखाएं और वे तनाव कम करने के समझौते काम कर रहे हैं, तो ये हमला हकीकत का करारा झटका है। तेहरान ने संदेश दिया कि यह समझौता नाकाम ही नहीं, बल्कि जानबूझकर नष्ट किया जा रहा है। तो पश्चिम बार बार उसी जाल में क्यों फंसता है? ओदिद एलाम, मुसाद के आतंकवाद रोधी विभाग के पूर्व प्रमुख और यरूशलेम सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स में शोधकर्ता हैं, का तर्क है कि अमेरिका की मूल गलती यह है कि वो मानता है कि ईरान वार्ता को पश्चिमी देशों की तरह देखता है। उनका कहना है कि मुख्य मुद्दा यह है कि वॉशिंगटन और तेहरान बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका वार्ता को एक समझौते तक पहुंचने का रास्ता मानता है और समझौता ही लक्ष्य है। अमेरिकियों को एक अंतिम समाधान चाहिए, जबकि ईरान के लिए वार्ता सिर्फ संघर्ष करने का एक और तरीका है। एक समझौता सिर्फ एक अस्थायी पड़ाव है और उनका असली लक्ष्य रणनीतिक बढ़त हासिल करना है। एलाम कहते हैं कि यह एक प्रभावी कूटनीतिक रणनीति है जिसे तेहरान 40 वर्षों से अपना रहा है। जब भी कोई ईरानी राजनयिक समझौते की बात करता है, तो अक्सर उसके बाद देश के कट्टरपंथी जैसे IRGC या सर्वोच्च नेता की चेतावनी आती है। एलाम का कहना है कि तेहरान के लिए यह कोई राजनीतिक जटिलता नहीं, बल्कि उनकी सोची समझी बातचीत रणनीति है। ये रणनीति वॉशिंगटन के अधिकारियों से रियायतें, प्रतिबंधों में छूट और प्रतीकात्मक कदम पाने के लिए बनाई गई है, जो तनाव और अनिश्चितता से डरते हैं। भारी आर्थिक और कूटनीतिक दबाव के बावजूद एलाम का कहना है कि तेहरान को हार का कोई एहसास नहीं है। शासन की अंदरूनी कथा यह है कि वो अंत तक अडिग रहेगा। पिछले हफ्ते सर्वोच्च नेता खामेनी के सुनियोजित अंतिम संस्कार के बाद शासन के असली शक्ति केंद्रों जैसे RIGC का आत्मविश्वास और भी बढ़ गया है। सिर्फ यही तथ्य कि एक वैश्विक महाशक्ति बार बार बातचीत की मेज पर लौटती है, तेहरान इसे एक मनोवैज्ञानिक जीत के रूप में देखता है।
इस दौरान इलाम ने अमेरिकी प्रतिक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि उसमें दृढ़ता के बजाय संयम को तरजीह दी जा रही है। वो यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस ट्रिपली जैसे आक्रमण जहाजों पर इंतजार कर रहे हजारों अमेरिकी मरीन की ओर इशारा करते हैं। यह जबरदस्त सैनिक क्षमता की एक छवि है जिसे निर्णायक रणनीतिक कार्रवाई में नहीं बदला गया है। उनके शब्दों में संयुक्त राज्य अमेरिका संकट का प्रबंधन करता हुआ और तेहरान की गति पर प्रतिक्रिया करता हुआ प्रतीत होता है, बजाय इसके कि वो खेल के नियम तय करे। पेंटागन ने अब तक राष्ट्रपति ट्रंप को होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा की कोई संचालन योजना नहीं दी है और प्रशासन की लगातार सैन्य अभियान चलाने की इच्छा बहुत कम बनी हुई है। तो फिर विकल्प क्या है? इलम कहते हैं कि अमेरिका के पास बिना महंगे जमीनी हमले के भारी सैन्य दबाव की ताकत है। वॉशिंगटन ईरान की प्रमुख आर्थिक जीवन रेखाओं को निशाना बनाने के लिए नौसैनिक बारूदी सुरंगों व पनडुब्बियों से व्यापक नाकाबंदी कर सकता है। इसे लागू करने के लिए रणनीतिक धैर्य, राजनीतिक सहनशक्ति और जवाबी कार्रवाई की कीमत सहने की इच्छा चाहिए। एलम मानते हैं कि ये गुण अमेरिका के लगातार आने वाले प्रशासनों में नहीं रहे। आखिरकार एलम निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर बातचीत के लिए अकादमी पुरस्कार दिए जाते तो ईरानी राजनयिकों के पास ऑस्कर की पूरी शेल्फ होती। हर दौर एक जैसी पटकथा पर चलता है और वॉशिंगटन हर बार उसी प्रदर्शन के लिए टिकट लेता है। अमेरिकी हमेशा नई प्रस्तावों के साथ आते हैं, जबकि ईरानी धैर्य से आते हैं और अंत में धैर्य ही जीतता है। मैं आशावादी हूं क्योंकि इस प्रशासन के पास वो है जो अधिकतर पश्चिमी सरकारों के पास नहीं है। विचारधारात्मक आधार, वे यहूदी ईसाई मूल्य जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता बनाई। ईरान पर सही प्रतिक्रिया के लिए नैतिक स्पष्टता जरूरी है। बुराई को नाम से पुकारने का साहस, राजनयिक दोहरेपन का विरोध। यह याद रखना जरूरी है कि शांति सिर्फ युद्ध ना होना नहीं, बल्कि न्याय होना भी है। इसका मतलब है निर्दोषों की तानाशाही से रक्षा करना। यह एक नैतिक कर्तव्य है। आर्थिक पहलू मुख्य नहीं होने चाहिए। इस मुद्दे को सावधानी से सुलझाना होगा और ईरान द्वारा खाड़ी क्षेत्र, खासकर होर्मुज जलडमरू मध्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए पैदा खतरे समाप्त करने होंगे। यह समझते हुए कि पश्चिमी सभ्यता के नेता को इतनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए कि मानवता के दुश्मन समझ जाएं कि उनकी कट्टरपंथी महत्वाकांक्षाएं मूल रूप से असंभव हैं। अगर पश्चिम अपनी दृढ़ आस्थाओं को फिर से नहीं खोजता तो वो उन लोगों के सामने लगातार पिछड़ता रहेगा जिनके पास वास्तव में ये आस्थाएं हैं। हम कोई सभ्यतागत लड़ाई नहीं जीत सकते जब हमारी एकमात्र चिंता सिर्फ मुनाफा और वित्तीय पहलू ही हो। हमने इजराइल में ये कठिन और दर्दनाक तरीके से सीखा। ये अच्छाई बुराई की लड़ाई है जो पश्चिमी सभ्यता के यहूदी ईसाई मूल्यों में परिभाषित है, न कि वो जो मीडिया व सोशल मीडिया पर मार्क्सवादी प्रचार के रूप में परोसी जाती है, जो अब खुद को इस्लाम से जोड़ चुका है। हम आशा करते हैं कि अमेरिका मानवता की आखिरी और सबसे अच्छी उम्मीद है, ये न भूले। पिछले हफ्ते की दूसरी घटनाओं को देखने से ही ये साफ हो जाता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सीरिया का दौरा किया और कहा कि संयुक्त राष्ट्र सीरिया के साथ सभी क्षेत्रों में और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ उसके भविष्य और समृद्धि के समर्थन के लिए सहयोग करने की आशा करता है। ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन उन्होंने जुलानी के जनसंहार और अत्याचारों पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने गोलान हाइट्स को सीरियाई क्षेत्र घोषित करना जरूरी समझा और कहा कि संयुक्त राष्ट्र सीरियाई क्षेत्र की सुरक्षा, स्वतंत्रता व संप्रभुता का समर्थन करता है। गंभीर संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन अस्वीकार्य है और इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। मैं इजराइल द्वारा 1974 के बलों के पृथक्करण समझौते के लगातार उल्लंघन की कड़ी निंदा करता हूं। ये तो छोड़िए, गोलान हाइट्स खुद सीरियाई क्षेत्र हैं। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों में सहयोग बढ़ाना और मानवाधिकार व मानवीय संकट जैसे वैश्विक मुद्दों का समाधान करना है। लेकिन उसके और उस संगठन के साथ कोई उम्मीद नहीं है बाकी मोर्चों पर भी जिनसे हम निपट रहे हैं। इस हफ्ते कुछ घटनाएं हुई, अगर आप ऐसा कहना चाहें। इजराइल और लेबनान लेबनानी सरकार की हिजबुल्लाह पर नियंत्रण और निरस्त्रीकरण की क्षमता की परीक्षा ले रहे हैं। ये उम्मीद है कि लेबनान अपने क्षेत्र पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर सके और ईरान समर्थित गुट से इजराइल के उत्तरी समुदायों पर बना खतरा दूर कर सके। अब तक इसमें एक छोटी समस्या आई है।
हिजबुल्लाह अपने हथियार डालने से इनकार कर रहा है। जैसा कि महान अमेरिकी दार्शनिक गोमर पाइल ने बहुत सटीकता से कहा था, हैरानी हैरानी हैरानी। और ये गाजा जैसी स्थिति है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने अपनी सरकार से ट्रंप की 20 सूत्रीय गाजा पुनर्निर्माण योजना का समर्थन सुनिश्चित कराया और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल यानी आईएसएफ के लिए हरी झंडी दे दी, हमास के नियंत्रण वाले क्षेत्रों को अपने अधीन लेना शुरू करने के लिए। इस बल में लगभग 200 कर्मियों के शामिल होने की उम्मीद है, जो युगांडा और मोरक्को से होंगे। ये वे देश हैं जिनके इजराइल के साथ सम्मानजनक संबंध हैं, न कि इजराइल विरोधी देशों की तरह। हमास का समर्थन करने वाले कतर और तुर्की को इजराइल ने इस मिशन में शामिल होने से मना किया। और फिर भी हर एक प्रवेश के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू, रक्षा मंत्री और इजराइल के विदेश मंत्री की व्यक्तिगत मंजूरी आवश्यक है। इजराइल तय करता है कौन से देश सैनिक भेजेंगे। अवी अबेलो, जो pulseofisrael.com के संस्थापक हैं और मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, ने इस पर एक बहुत ही सूझबूझ भरी बात लिखी है, जिसमें वो बताते हैं कि इजराइल इस बात पर जोर दे रहा है कि आईडीएफ गाजा के 70% हिस्से को सभी जिहादी गाजावासियों से मुक्त रखे। इसका मतलब है पीली रेखा के अंदर के सभी क्षेत्रों में। ट्रंप समझौते में ये शर्त रखी गई है कि जब तक हमास पूरी तरह से निरस्त्र नहीं हो जाता और गाजा पूरी तरह से सैनिकरण मुक्त नहीं हो जाता, तब तक किसी भी प्रकार की वापसी नहीं होगी। जैसा कि अवी कहते हैं, और मैं भी सहमत हूं, ये कभी नहीं होगा। अवी सोचते हैं कि 200 युगांडा और मोरक्को के सैनिक हमास के इलाके में जाकर सुरंगों, रॉकेट और मौत की विचारधारा वाली नरसंहारी जिहादी सेना को कैसे निरस्त्र करेंगे और किसी तरह जिंदा निकल पाएंगे। अवी बोले, क्या आपको लगता है हमास अपने हथियार युगांडा और मोरक्को के कोई 200 सैनिकों को शराफत से सौंप देगा? क्या आपको लगता है वे सैनिक 5 मिनट भी जिंदा रहेंगे अगर वे उन्हीं लोगों से आरपीजी लेने जाएं जिन्होंने हमारे परिवारों का कत्लेआम किया, बलात्कार किया और उन्हें जला दिया? ऐसा होने वाला नहीं है। और अगर किसी चमत्कार से वे अंदर घुस भी गए और मारे नहीं गए, इजराइल ने स्पष्ट किया है कि जब तक हमास पूरी तरह निरस्त्र नहीं होगा, गाजा का पुनर्निर्माण नहीं होगा। वो शर्त कोई अंतर्राष्ट्रीय बल कभी पूरी नहीं कर सकता। दुनिया में हमास को पूरी तरह निरस्त्र करने की ताकत सिर्फ इजराइल और आईडीएफ के पास है। अभी बताते हैं कि नेतन्याहू वही कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री को करना चाहिए जब कोई राष्ट्रपति बंधकों को छुड़ाने के बाद राजनीतिक रियायत मानता है। ट्रंप ने तुर्की और कतर को हमास पर दबाव डालने को कहा ताकि हमारे सभी लोगों को गाजा से रिहा कराया जा सके, चाहे वे जीवित हों या मृत। इसके बदले इजराइल एक अंतर्राष्ट्रीय बल के इस दिखावे में साथ दे रहा है जो वास्तव में जिहादी दुश्मन को निरस्त्र नहीं करेगा, जबकि वो अभी भी गाजा के 30% हिस्से पर काबिज है। नेतन्याहू एक ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ संबंध संभाल रहे हैं जिन्होंने हमारे बंधकों को घर लौटाया, जैसा कि अवी कहते हैं। बिल्कुल ठीक, राजनीति राजनीति ही है, वे कहते हैं। कृपया हमारी समझदारी का अपमान ये दिखाकर ना करें कि ये इजरायली नियंत्रण वाले क्षेत्र को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय बल को सौंपना जो गजावासियों को फिर बसाएगा जैसा बड़ा आत्मसमर्पण है। ऐसा नहीं है। ये एक सावधानीपूर्वक सीमित, इजरायली नियंत्रण वाला और लगभग निश्चित रूप से शुरू से ही निष्फल रहने वाला कदम है। मैं जोड़ना चाहूंगा, ये वैसा ही है जैसा अभी अमेरिका ईरान के साथ कर रहा है। और गाजा की बात करें तो हमारे साप्ताहिक कोने में अच्छी खबरें 3-3 करके आती हैं, जो मैंने अभी बना दी क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई कोना नहीं है। लेकिन अगर होता तो ये बिल्कुल सही होता, क्योंकि ये उससे 10 गुना है। क्या आपको वो वीडियो याद है जिसमें इजरायली बंधक अगम बर्गर रिहा हुए थे? हमास के सभी लोग जिन्हें आपने उस घटना में देखा था जहां एक लड़की रिहा हुई थी, इजराइल की विशेष नीली यूनिट ने मार गिराया है। वे सभी उसकी अपहरण और बंधक बनाने में शामिल थे और वे सभी एक एक करके मारे जा चुके हैं। और नफरत करने वालों को याद रहे, हम यहूदी दुनिया को नियंत्रित करते हैं और जानते हैं कि आप कहां हैं। टिकटॉक बिल्कुल पिछले शनिवार की तरह, जब अचानक यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में एक ईरानी जहाज पर हमला किया जिसके बारे में खबरें थीं कि वो ड्रोन के पुर्जे ले जा रहा था, यूएवी, रूस के लिए। उन्हें यह कैसे पता चला? शायद अहमद इब्न अहमदीन जाद ने बताया। तुम जानते हो कौन इसके बारे में और गाजा में होने वाली दूसरी घटनाओं के बारे में रिपोर्ट नहीं करेगा? ये आतंकवादी, जिनके बारे में हमें मीडिया आउटलेट्स और मीडिया संगठनों ने बार बार झूठ बोला कि वे मासूम पत्रकार हैं। कितना सुविधाजनक है। यहां अपना पत्रकारिता कौशल दिखाने वाला ये पत्रकार है अल जजीरा के कैमरामैन अहमद शाह, जो हमास की एक चुनिंदा सैन्य शाखा में स्नाइपर था। शायद कतरी समाचार एजेंसी में पत्रकार बनने के लिए यही योग्यताएं चाहिए। अब उनके लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन वजह सही काम करना नहीं है।
बल्कि इसलिए क्योंकि हमने किया। अपने छोटे दोस्त को अलविदा कहो। अल जजीरा। अब जब हमास और इस्लामिक जिहाद उनके सम्मान में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित करते हैं, तब ये मीडिया संगठन और समर्थक आउटलेट्स मानते हैं कि उन्हें एक बार ईमानदार होना चाहिए। क्या आपको पता है कि ये घोषणाएं क्यों आईं? क्योंकि गजा के परिवारों ने जोर दिया कि ये घोषणाएं की जाएं, क्योंकि यहाँ पैसे का मामला है। क्योंकि जब आप एक पत्रकार होते हैं और कार्रवाई के दौरान मारे जाते हैं तो उसके लिए कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन अगर आप हमास के सदस्य होते और ड्यूटी के दौरान मारे जाते तो परिवारों को मुआवजा मिलता। तो उन्होंने जोर दिया कि इसे तुरंत घोषित किया जाए। लगभग 2 साल बाद ये सामने आ रहा है, और मत कहिए कि मीडिया को इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि 20 साल से भी ज्यादा पहले हमने इजराइल में उन्हें जानकारी और खुफिया सूचनाएं दी ताकि वे देख सकें कि उनके लोगों से आतंकवादी संगठनों के लिए काम करने को कहा जा रहा है। ये बात उन फुटबॉल खिलाड़ियों और रेफरीज पर भी लागू होती है जिनकी हत्या का आरोप हम पर है। फिर परिवारों ने मान्यता मांगी और सच्चाई सामने आई, वे सब आतंकवादी थे। आईडीएफ की रिपोर्ट के अनुसार इन व्यक्तियों को उनके नागरिक पेशों के कारण नहीं, बल्कि हमास और इस्लामिक जिहाद के सैन्य विंग में उनकी ऑपरेशनल भूमिकाओं के कारण निशाना बनाया गया। उन्होंने अपने सैन्य भूमिकाओं को छुपाने के लिए अपने नागरिक पेशों का इस्तेमाल किया। आईडीएफ के हमले केवल वैध सैन्य लक्ष्यों पर होते हैं। एक सैन्य विंग ऑपरेटिव का नागरिक पेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वैध निशाने से सुरक्षा नहीं देता। यह मीडिया संस्थानों या उनके सदस्यों को अपने राजनीतिक झुकाव के कारण जनता से झूठ बोलने या धोखा देने का अधिकार नहीं देता। याद रखो, जो छल करता है वो मेरे घर में नहीं रहेगा, जो झूठ बोलता है वो मेरी आंखों के सामने नहीं टिकेगा। भजन संहिता अध्याय 101 पद 7। और डैनियल सीमैन, जेएनएस टीवी स्टूडियो, यरूशलेम, इजराइल। स्ट्रेट अप में जुड़ने के लिए धन्यवाद। शब्बात शालोम। अगले हफ्ते मिलेंगे।